गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स, जिनको हम पेट्रोक्रॉप्स भी कहते हैं, एंड फायरवुड। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में किसी भी देश के विकास का पैमाना वहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को ही माना जाता है। पेट्रोलियम ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है और आने वाले समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों का ध्यान ऐसे पादपों की ओर आकर्षित हुआ जिनके लेटेक्स से प्राप्त हाइड्रोकार्बन को वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर या पेट्रोल के साथ मिलाकर काम में लिए जा सके। तो एक वैज्ञानिक थे एम कैल्विन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाई सम हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट्रोक्रॉप्स क्या है। तो वो पादप, मुख्यतः ये लेटेक्स उत्पादक होते हैं जो तरल पेट्रोलियम ईंधन के स्रोत के रूप में विकसित किए जा सकें। पेट्रोपादप, पेट्रोक्रॉप्स या हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स इनको हम कहते हैं। लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो होते हैं वह कुछ फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जैसे यूफोरबिएसी, एपोसाइनेसी, एक्सक्लेपिडेसी, सेपोटेसी, अर्टिकेसी एंड कॉन्वोलुलेसी। जो लेटेक्स होता है इन प्लांट्स के अंदर, उसके जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है और इस हाइड्रोकार्बन को हम हाई ग्रेड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पेट्रो प्लांट्स है जिनको हम पेट्रोक्रॉप्स कहते हैं, तो इनके अंदर जो लेटेक्स होता है उससे काफ़ी मात्रा में हम हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोलियम ईंधन हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला एक एग्जांपल हम लेते हैं यूफोरबिया, जो एक पेट्रोक्रॉप है। अगर हम इसको देखें यूफोरबिया को, तो ये कैक्टाई की जैसे कैक्टस के समान दिखाई देता है, लेकिन डिफरेंस है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर होता है मिल्की लेटेक्स। सर्वप्रथम इटली के अंदर इससे गैसोलीन बनाया गया था। यूफोरबिया लेथाइरिस जो एक एनुअल हर्ब है और यूफोरबिया टिजुकेलाई पेरिनियल हर्ब है। यूफोरबिया लेथाइरिस से काफ़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया गया है और इनके ऊपर केमिकल एनालिसिस भी किया हुआ है। अगर हम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रिवील्ड दैट द हेप्टेन एक्सट्रैक्ट, इससे हेप्टेन एक्सट्रैक्ट भी निकाला गया है। इसके अलावा 8% टर्परोइड एक्सट्रैक्ट भी प्राप्त किया गया है। अगर हम यूफोरबिया को एज ए क्रॉप हम लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर, प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर हमें 40 टन्स ऑफ ड्राई मैटर से प्राप्त हो सकता है, तो जो काफ़ी अधिक है। और एज ए फ्यूल सोर्स के रूप में हम इसको यूफोरबिया को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यूफोरबिया के से हम देखें, यूफोरबिया टिजुकेलाई और यूफोरबिया लेथाइरिस जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं इसकी। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, यूफोरबिया टिजुकेलाई एंड यूफोरबिया लेथाइरिस। अगला है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आँख जिसे हम कहते हैं एस्क्लेपिडेसी फैमिली का है और यह वेस्ट ड्राई प्लेसेस, रिवर बेड्स, रोड साइड्स एंड फॉरेस्ट क्लियरिंग्स में आपको आसानी से दिखाई दे सकता है। यह भारत में जो हॉट रीजन्स होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है और आपको भी अधिकतर यह वेस्टलैंड्स में देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो लेटेक्स होता है वह स्किन में इरिटेशन पैदा करता है, लेकिन इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। अगर इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कार्बन 78.03% है, हाइड्रोजन 11.22% है, ऑक्सीजन 10.71% है। तो ये रेशो जो कार्बन हाइड्रोजन का काफ़ी मात्रा में है और ये समानता रखता है क्रूड ऑयल से और गैसोलीन से। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन यील्डिंग एंड एनर्जी वैल्यू है कैलोट्रोपिस की, वह यूफोरबिया से भी काफ़ी उच्च है और काफ़ी मात्रा में कैलोट्रोपिस पर रिसर्च की गई है। यह रिसर्च सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में की गई है।
ये अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप है अभी तक, और इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करना बाकी है। कैलोट्रोपिस को हम मिल्कवीड भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैलोट्रोपिस। बिसाइड्स हायर प्लांट्स सम एल्गी ऑल्सो यील्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे बोट्रायोकोकस ब्राउनाई एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर 70% हाइड्रोकार्बन होता है। द एल्कल हाइड्रोकार्बन इज़ वेरी सिमिलर टू क्रूड ऑयल। इस प्रकार से हम इस एल्गी से हम काफ़ी मात्रा में हम हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं, और इससे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, और एल्गल बायोमास का प्रोडक्शन करके। जो हम हाइड्रोकार्बन इससे रिकवर करते हैं वह एल्गल सेल के सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। एक दूसरी एल्गी है क्लोरेला पायरिनोइडोसा, यह भी एक फ्रेश वाटर एल्गी है, और इससे भी हम काफ़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। जब एल्गी का हाइड्रोजनेशन किया जाता है 1 घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जो एल्गल बायोमास होता है वह ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगला हमारा है फ्यूल वुड। हम ये देखते हैं कि जो ईंधन कास्ट है, मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव कास्ट को ईंधन के स्रोत के रूप में काम में ले रहा है। विकासशील देश है, भारत है, अफ्रीका है, देशों में कास्ट का ईंधन के रूप में उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इन स्थानों पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कास्ट ईंधन का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में किया जाता है। तो शुरू से ही अर्ली सिविलाइजेशन से ही कास्ट को ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि एक एनर्जी सोर्स के रूप में हम कास्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कास्ट होती है इसको काफ़ी कम समय में और लो कॉस्ट पर हम उत्पन्न कर सकते हैं। जो फ्यूल वुड है उसमें जो फ्यूल वुड के रूप में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं या जिनका उपयोग किया जाता है उनसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल प्राप्त किया जा सकता है थ्रू बर्निंग, गैसिफिकेशन एंड डाइजेशन। सच प्लांटेशन कैन बी रेज्ड इन बोथ हिल्स एंड प्लेन्स, पर्टिकुलरली ऑन मार्जिनल लैंड। तो हम कई ऐसी लैंड होती है जो वेस्ट लैंड है, जो खुली हुई पड़ी है, तो हम ऐसे प्लांटेशन हम कर सकते हैं। जो फ्यूल वुड जिन पादपों से हमें प्राप्त होती है तो हम उनके प्लांटेशन पर जोर दे सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी एनर्जी सोर्स के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे जो कोल है या पेट्रोल है, डीजल है, ये लिमिटेड संसाधन है। तो हमें आवश्यकता है आज कि हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करें जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हों और काफ़ी मात्रा में भी हों। तो हम जो लैंड जो होती है खुली हुई पड़ी हुई होती हैं वहाँ पर हम एनर्जी प्लांटेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड डेट अबाउट 4 टन्स ऑफ ड्राई मैटर कैन बी ऑब्टेन इन 0.25 हेक्टेयर लैंड विच इज़ सफिशिएंट फॉर एन एवरेज फैमिली। अकॉर्डिंग टू खोशो, एक वैज्ञानिक थे, 1983 में के अराउंड उन्होंने कहा था कि 1.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मार्जिनल और स्ट्रिप लैंड इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर सच प्लांटेशन विच वुड यील्ड अराउंड 1400 मिलियन ट्रीज। Water hyacinth, when grown in water enriched with sewage, may produce 8 से 10 tons of plant material, which may yield 3500 से 7000 क्यूबिक मीटर ऑफ मैथेन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जलकुंभी होती है उससे भी हम 8 से 10 टन जो जलकुंभी है उससे हम 3500 से 7000 क्यूबिक मीटर मैथेन हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हम फ्यूल वुड प्लांटेशन करते हैं तो उनमें क्या गुण होने चाहिए, उन प्लांट स्पीशीज़ में क्या गुण होने चाहिए। तो एक तो वो फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो हम ऐसे स्पीशीज़ सेलेक्ट करेंगे फ्यूल वुड प्लांटेशन के लिए जो फास्ट ग्रोइंग हो। दूसरा, वो उस जगह की क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन में अडप्ट हो सके, वहाँ पर इजीली वह उस क्लाइमेट और सॉइल में उग सके। इसके अलावा
हाई कॉपिसिंग एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। हाई कॉपिसिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि जब प्लांट्स को नीचे से जहाँ पर स्टम्प बच जाता, ठूंठ जहाँ बच जाता, वहाँ से काट कर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसमें स्प्राउटिंग होती है और कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो उनकी अगर हाई कॉपिसिंग एबिलिटी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन कास्ट प्राप्त होगा। Besides providing fuel wood, the species should preferably produce additional products जैसे fruit, seeds, fodder, green manure, medicine, tannins। तो ये सब हमें अगर फ्यूल वुड के साथ साथ ये सब भी अगर हमें प्राप्त हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्पीशीज़ शुड बी हार्डी, मतलब वह अच्छी मजबूत होनी चाहिए। एंड जो स्पीशीज़ हम उगाएं उसको लो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइज़र चाहिए होना मतलब वह स्पीशीज़ जो है शुड हैव लो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइज़र एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। और जो स्पीशीज़ सॉइल क्वालिटी का इम्प्रूव करे ऐसी स्पीशीज़ का चयन हमें करना चाहिए। तो फ्यूल वुड प्लांटेशन के लिए उस स्पीशीज़ में क्या क्या गुण होने चाहिए ये हमने यहाँ पर देखा है। Now the advantages of fuel wood plantation are as follows. Fuel wood would save enormous quantity of cow dung। अगर हम फ्यूल वुड को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ईंधन के रूप में तो काफ़ी मात्रा में जो काउ डंग है वह बच जाएगा और उसको हम एज ए मैन्योर कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फ्यूल वुड प्लांटेशन वुड प्रोवाइड एन inexhaustible and renewable source of energy. Use of fuel wood produces non-hazardous mineral-rich ash which can be used as fertilizer। जब हम फ्यूल वुड को जलाते हैं तो उससे जो ऐश बचती है उसका उपयोग भी हम फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं। It causes little or no pollution. Plant create pleasant and beautiful surrounding and provide safe habitat for wildlife। अगर हम जगह जगह पर हम एनर्जी प्लांटेशन करते हैं तो उसके हमारे काफ़ी फ़ायदे भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं और कई जीव जंतुओं के लिए वो हैबिटेट भी होते हैं। देयर इज़ लिटिल और नो एनर्जी इनपुट इन फ्यूल वुड प्लांटेशन। अगर हम फ्यूल वुड प्लांटेशन करते हैं या एनर्जी प्लांटेशन करते हैं तो हमें बहुत कम मात्रा में उसमें अपना इनपुट देना होगा। Now fuel plants also provide us fruit, seeds, edible leaves, forests, tannins, gums, dyes and several other useful substances. Soil erosion is checked through plantation। तो क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो वो जो ज़मीन होगी उसमें सॉइल इरोजन भी कम होगा क्योंकि पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन को यानी मिट्टी को बांधे हुए रखती हैं। तो एडिशनल काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर हमें कास्ट से ईंधन भी हम ले रहे हैं लेकिन हमें एडिशनल फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कोई हमें वेस्ट डिस्पोजल की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। कुछ जो सुटेबल प्लांट्स हैं एनर्जी प्लांटेशन के लिए वहाँ है जैसे प्लांट स्पीशीज़ में है एलेंथस एक्सेल्सा, एनोगिसिस लेटिफोलिया, मिलिंगटोनिया हॉर्टेमिस, डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, यूकेलिप्टिस ग्लोबुलिफेरा, फाइकस बेंगेलेनेंसिस एंड फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस इलास्टिका, फाइकस ग्लोमेरेटा, ब्यूटियम मोनोस्पर्मा, मोरिंगा टिंक्टोरिया, स्टीरियोस्पर्मम एंगस्टिफोलियम, एबीस पिंट्रो, ग्रीविलिया रोबस्टा और डेंड्रोकैलोमस स्ट्रिक्टस। इसके अलावा कुछ श्रब्स भी हैं जैसे जेट्रोफा ग्लैंडुलिफेरा, क्लेरोडेंड्रॉन एनर्मी, एल्टीनिया मोनोफाइला, किडिया कैलिक्सिना, आइपोमिया कार्निया, ट्रिकोमा ग्रेसिलिस एंड डोडोनिया विस्कोसा। तो ये कुछ श्रब्स हैं एनर्जी प्लांटेशन के लिए। आशा है आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पेट्रोक्रॉप्स क्या हैं और फ्यूल वुड प्लांटेशन के बारे में आपने आज पढ़ा।
तो ये दोनों जो टॉपिक हैं यह एनर्जी प्लांटेशन के अंदर आते हैं। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।